हेलो, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा लीज किसे कहते हैं, कोई भी चीज लीज पर कैसे ली जाती है या दी जाती है। क्या लीज और रेंट के बीच में कोई डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस होता है तो क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं आम बोलचाल की भाषा में, तो लीज और रेंट एक दूसरे के जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं, एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लीज और रेंट के बीच में लगभग कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीज और रेंट के बीच में काफी डिफरेंस होता है। अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूं, तो जब आप अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देते हैं और बदले में कुछ अमाउंट लेते हैं मंथली, तो उसको लीज पर देना कहा जाता है। लीज को हिंदी में कहा जाता है पट्टा। पट्टे पर लेना या पट्टे पर देना। जब आप अपनी किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पट्टा कहा जाता है, लीज कहा जाता है। वहीं जब आप किसी अपनी अनकमर्शियल प्रॉपर्टी को या हाउस होल्ड प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, रेंट कहा जाता है या किराया कहा जाता है। जो मेजर डिफरेंस था मैंने आपको बताया। दूसरा, लीज के अंदर भी दो प्रॉपर्टी सॉरी लीज के अंदर भी दो पार्टी शामिल होती हैं, रेंट के अंदर भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। तो लीज के अंदर जो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है लेसर और दूसरा होता है लेसी। लेकिन रेंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, उसमें पहली पार्टी होती है लैंडलॉर्ड और दूसरी पार्टी होती है टेनेंट। तो मेजर मैंने दो डिफरेंस आपको समझाए हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे और लीज का अच्छे से मीनिंग भी समझेंगे। उससे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उससे आपको आने वाली जो फ्यूचर अपडेट्स होंगी वो आपको अच्छे से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लीज का मीनिंग समझेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से। तो लीज के अंदर दो पार्टीज होती हैं। फर्स्ट पार्टी अपनी किसी प्रॉपर्टी को, अपनी किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देती है। इस एग्जांपल के अंदर जो ए पर्सन है, इधर ए पर्सन है, इधर बी पर्सन है। ए पर्सन अपने ट्रक को, ट्रक जो कि कमर्शियल है, इस ट्रक को बी पर्सन को यूज करने के लिए देने जा रहा है और बी पर्सन इसको यूज करने के लिए लेने जा रहा है। तो इस ट्रक को हम लीज्ड एसेट कहेंगे। इस ट्रक को क्या कहा जाएगा, लीज्ड एसेट कहा जाएगा। ए पर्सन जो कि इस ट्रक का ओनर है, इसको हम लेसर कहेंगे। कैसे याद रखेंगे, लेसर के अंदर भी ओ आता है और ओनर के अंदर भी ओ आता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो जो ओनर होता है किसी प्रॉपर्टी का, उसको लेसर कहा जाता है और वो बी पर्सन को इसको यूज करने के लिए देता है। जब इसको यूज करने के लिए देता है तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट कहा जाता है और कितने टाइम पीरियड के लिए यूज करेगा, सारी चीजें इस एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती हैं। बी पर्सन बदले में मंथली एक पेमेंट करता है जिसको मिनिमम लीज पेमेंट कहा जाता है। मिनिमम लीज पेमेंट कहा जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ऐसा ही रेंट के अंदर भी होता है, लेकिन वहां पर पार्टीज के नाम बदल जाते हैं और वहां पर एग्रीमेंट का नाम होता है रेंट एग्रीमेंट, और जो पेमेंट की जाती है उसको रेंट कहा जाता है। तो दोनों के बीच में आपको एक हल्का सा डिफरेंस समझ में आया होगा। बाकी डिफरेंस हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लीज का मीनिंग क्या हुआ, इट इज एन रिटर्न एग्रीमेंट, इट इज ए रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज थ्रू विच द ओनर ऑफ द एसेट, जिसको हमने क्या कहा था, लेसर, ग्रांट्स द राइट टू द सेकंड पार्टी, सेकंड पार्टी को हमने लेसी कहा था या टेनेंट कह सकते हैं, यूज इट्स एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशंस इन रिटर्न फॉर, यानी कि बदले में क्या देगा, इन रिटर्न फॉर पीरियोडिक लीज पेमेंट। The lessee just has the right to use the property but doesn't have the ownership right। तो लेसी होता है जो बी पर्सन है, इसके पास इस ट्रक को यूज करने के राइट है, ये इसका ओनर नहीं बन जाएगा। तो आपने लीज का मीनिंग अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके बीच में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस देखेंगे लीज और रेंट के बीच में। तो लीज के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीज के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लेसर और लेसी शामिल होते हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किसी एसेट या प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए एग्रीमेंट होता है। उधर रेंट के अंदर भी एक एग्रीमेंट होता है, शॉर्ट
टाइम पीरियड के लिए होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, किसी एसेट या प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए किस किसके बीच में होता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ठीक है, मालिक और किराएदार के बीच में। तो पहला डिफरेंस इसके मीनिंग से शामिल हो जाता है। सेकंड, वही टर्म को ही, टाइम को ही अलग से डिफाइन किया गया है कि जो लीज के अंदर एग्रीमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इवन 100 साल के लिए भी लीज का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और उधर रेंट एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है, जैसे 6 महीने, 1 महीने, लगभग 1 साल। जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 1 साल से कम का ही रखा जाता है, रेंट एग्रीमेंट 1 साल से कम का रखा जाता है। तो तीसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने कहा था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीज और रेंट में काफी डिफरेंस है। तो लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंदर लीज से रिलेटेड सारे अकाउंटिंग नॉर्म्स दिए गए हैं, इसके लिए सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। लेकिन रेंट के लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर रेंट से रिलेटेड नॉर्म्स नहीं दिए गए हैं। देयर आर नो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज फॉलोड इन रेंटिंग एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट के अंदर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन लीज एग्रीमेंट के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। अगला पॉइंट है पार्टीज इन्वॉल्व। लीज के अंदर लेसर और लेसी इन्वॉल्व होते हैं। लेसर जो ओनर होता है और लेसी उस एसेट को यूज करता है। उधर लैंडलॉर्ड ओनर होता है और टेनेंट जो किराएदार होता है उस प्रॉपर्टी को यूज करता है। पार्टीज दोनों के अंदर दो दो होती हैं और दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। कंसिडरेशन कंसिडर्ड, लीज के अंदर मंथली पेमेंट की जाती है और उसको मिनिमम लीज पेमेंट कहा जाता है। द मंथली इंस्टॉलमेंट आर पेड फॉर द लीज। और रेंट के अंदर जो पेमेंट की जाती है वो मंथली भी की जा सकती है, क्वार्टरली भी की जा सकती है, डिपेंड ऑन एग्रीमेंट। दूसरा है मेंटेनेंस का खर्चा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी लीज पर ली है तो उसको सारा उसका सारी मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा वो लेसी पर होगा, यानी कि एसेट को यूज करने वाले के ऊपर होगा, ओनर के ऊपर नहीं होगा। लेसी इन लीजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द लीज लाइज ऑन द लेसी। जबकि रेंट के अंदर जो भी सारा मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो ओनर का होगा, लैंडलॉर्ड का होगा। इन रेंटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द एसेट लाइज ऑन द टेनेंट। रेंट के अंदर जो मेंटेनेंस का मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लैंडलॉर्ड या टेनेंट दोनों के ऊपर हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके एग्रीमेंट पर, आपने एग्रीमेंट में क्या लिखवाया है। अगला है चेंज इन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो टाइम पीरियड खत्म ना हो जाए। लेकिन लैंडलॉर्ड रेंट एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस कर सकता है। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड देयर इज नो चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन लीज। In rent, the landlord can change the agreement anytime he or she chooses। किसी भी टाइम पर चेंज कर सकता है, किसी भी टाइम पर आपका रेंट बढ़ा सकता है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा है ऑफर एट एक्सपायरी। जब एक लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, जब किसी एसेट को लीज पर दिया जाता है, तो जो लेसर है वो पूछ सकता है लेसी से कि आप इस प्रॉपर्टी को अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रेंट के अंदर नहीं होता। देयर इज नो सच ऑफर गिवन टू द टेनेंट बाय द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को टेनेंट को बेचने के लिए नहीं कहता, लेकिन वहीं लीज के अंदर कह सकता है। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंस लीज और रेंट के बीच में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट रह गया है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी सारी चीजें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।